Hello everyone, myself Dr. Amit Kamte. I am a reproductive medicine consultant and cosmetic gynecologist from Pune. पिछले वीडियो में हमने देखा वजाइनल रिजुनेशन क्या है, उसके इंडिकेशंस क्या है और उसके फायदे क्या है। आज हम जानेंगे कि वजाइनल रिजुनेशन के लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या लेना है और आपके एक्सपेक्टेशन क्या होने चाहिए। वजाइनल रिजुनेशन के जो प्रोसीजर हैं उसमें सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल ये दोनों हैं। जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसके लिए कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है, जिसमें एनेस्थीसिया कौन सा दिया जाता है, उसके बाद हमें प्री ऑपरेटिवली क्या करना चाहिए ये हम आप जानेंगे। जो प्री ऑपरेटिव है तो उसमें हमें पेशेंट का रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें HIV, HbA1c, VDRL, हीमोग्राम, शुगर देखा जाता है। उसके बाद पेशेंट का पैप स्मीयर किया जाता है, वजाइनल स्वैब्स लिए जाते हैं कि इन्फेक्शन है क्या, कुछ प्रॉब्लमेटिक है क्या। उसके बाद यूरिन टेस्ट किया जाता है, उसका BT-CT किया जाता है, PTINR किया जाता है कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम है क्या पेशेंट को, और पेशेंट की ऑपरेटिव प्रोसीजर करने के लिए फिटनेस दिया जाता है। जो एनेस्थीसिया दिया जाता है इसमें दो टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं। एक तो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर यानी वही के वही वजाइना के आजू बाजू में इन्फिल्ट्रेटिव एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें पेशेंट अवेक रहते हैं और सिर्फ जो वजाइना का एरिया रहता है वही सिर्फ बधिर किया जाता है। दूसरा जो है पुडेंडल ब्लॉक दिया जा सकता है, जिसमें और अच्छा टाइप का एनेस्थीसिया इफेक्ट पेशेंट को मिलता है। और जो पेशेंट जिनको डर ज़्यादा लगता है उनके लिए हम सिलेशन एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। अभी हम देखेंगे वजाइनल रिजुनेशन के एक्चुअल प्रोसीजर्स क्या है। वजाइनल रिजुनेशन के जो प्रोसीजर हैं उसमें लैबिया मेजोराप्लास्टी में एक तो लैबिया मेजोरा रिडक्शन टाइटनिंग और दूसरा है लैबिया एनहांसमेंट। जो लैबिया मेजोरा रिडक्शन और टाइटनिंग है उसमें जब कभी पेशेंट्स में लैबिया मेजोरा जो आउटर लिप ऑफ वजाइना रहते हैं वो ज़्यादा बड़े रहते हैं, स्किन उसकी सैग रहती है, तो उसको टाइट किया जाता है और पेशेंट को उससे बेनिफिट होता है। दूसरा जो है जो लैबिया मेजोरा एनहांसमेंट प्रोसीजर है, जनरली ये पेशेंट जो रहते हैं जो पेरीमेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल रहते हैं उनमें जो कुशनिंग इफेक्ट रहता है लैबिया मेजोरा का वो कम हो जाता है उसके टाइम पे, इसलिए उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होता है, उनको तकलीफ ज़्यादा होती है, तो उनके लिए लैबिया मेजोरा एनहांसमेंट किया जाता है, जिसमें जो लैबिया मेजोरा रहता है उसमें फैट ग्राफ्टिंग किया जाता है, फिलर्स इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से कुशनिंग इफेक्ट ज़्यादा मिले और उसका उनके सेक्सुअल लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है। दूसरा जो है लैबिया माइनोरा प्लास्टी जो है उसमें दो बातें हैं कि लैबिया माइनोरा जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से वो वजाइना से बाहर हैंग होना चालू हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, उनको टाइट कपड़े नहीं पहन सकते, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ज़्यादा तकलीफ होती है। इस टाइम पे हम लैबिया माइनोरा प्लास्टी करते हैं और उसको रीशेपिंग करवा देते हैं। आगे जो प्रोसीजर है वो है क्लिटोरल हुड रिडक्शन और क्लिटोरल हुड ऑगमेंटेशन, जिसमें जो क्लिटोरिस रहता है जो फीमेल्स के ऊपर ऑर्गेज्मिक स्पॉट है वहाँ उसको जो प्रीप्यूज रहता है उसका स्किन ज़्यादा बड़ा रहता है, तो उसकी वजह से फीमेल्स को ऑर्गेज्म फील नहीं होता, उनको सेक्सुअल प्लेजर नहीं आता। तो अगर उसका हम क्लिटोरल हुडोप्लास्टी करते हैं तो पेशेंट को ज़्यादा अच्छा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आगे जो है जी स्पॉट एनहांसमेंट प्रोसीजर है, उसमें जो फीमेल्स रहती है उनमें एंटीरियर वजाइनल वॉल पे जी स्पॉट रहता है, जिसको विच इज आर्बिट्ररी स्पॉट, जिसको हम एनहांस कर सकते हैं। एक तो सर्जरी के दौरान, नहीं तो हम इसमें फिलर्स डाल सकते हैं, नहीं तो फैट ग्राफ्ट कर सकते हैं, या भी कर सकते हैं। उसकी वजह से वो एनहांस हो जाता है और फीमेल्स में जो सेक्सुअल प्लेजर और ऑर्गेजम्स हैं वो उनको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगला प्रोसीजर जो है वो है मॉन्सोप्लास्टी। इसमें जो है मॉन्स प्यूबिस एनहांसमेंट और मॉन्स प्यूबिस रिडक्शन, ये दो प्रोसीजर्स हैं। मॉन्स प्यूबिस रिडक्शन ये जनरली एब्डोमिनोप्लास्टी के साथ कंबाइन किया जाता है, जिसमें पेशेंट जो ओबेस रहते हैं उनमें मॉन्स प्यूबिस का फैट ज़्यादा रहता है, उनमें लाइपोसक्शन करके मॉन्स प्यूबिस का फैट कम किया जाता है। और मॉन्स प्यूबिस एनहांसमेंट जो प्रोसीजर है
वो जो पेशेंट कुछ रहते हैं जिनमें मॉन्स प्यूबिस का पैड ऑफ फैट लेस रहता है, उसमें उनको सेक्सुअल प्लेजर कम आता है, तो उस टाइम पे फैट ग्राफ्टिंग करके मॉन्स प्यूबिस एनहांसमेंट प्रोसीजर की जाती है। अगला जो है वजाइनोप्लास्टी। वजाइनोप्लास्टी जो है वो ऑपरेटिव प्रोसीजर है जिसमें वजाइना जो लैक्स रहता है, लूज है, उसको करेक्टिव प्रोसीजर से छोटा किया जाता है और ऑपरेटिव प्रोसीजर से उनको रीशेपिंग किया जाता है। आगे जो है पेरिनियोप्लास्टी। पेरिनियोप्लास्टी जनरली वजाइनोप्लास्टी से कंबाइन किया जाता है, जिसमें हमने देखा है कि उसके वजह से जो वजाइना लैक्सिटी है वो कम हो जाती है और पेशेंट को ज़्यादा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो है हाइमेनोप्लास्टी। जो हाइमेनल रिंग रहती है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो पेशेंट का हाइमेन टूटा है, फटा है, ऐसे हाइमेन पेशेंट में इसको रिकंस्ट्रक्शन करके हाइमेनोप्लास्टी की जाती है ताकि उनको वो वर्जिन होने का फील मिले, इसलिए इस प्रोसीजर को रिवर्जिनेशन प्रोसीजर भी बोला जाता है। आगे जो है वेस्टिबुलोप्लास्टी। वेस्टिबुलोप्लास्टी में जो वेस्टिबुलर एरिया है वो जो लूज हुआ रहता है, थिन है, उसको हम करेक्टिव सर्जरी से रिपोजिशन एंड रीशेपिंग किया करते हैं। ये जो ऑपरेटिव प्रोसीजर है सभी, इसके बारे में हम अगले वीडियोस में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वजाइनल रिजुविनेशन प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशन के बारे में अब हम जानेंगे। जो कॉम्प्लिकेशन देखे गए हैं वो है हेमरेज, सूचर लूज होना, इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग होना, पेशेंट का कभी कभी पेन सेक्सुअल इंटरकोर्स में ज़्यादा होना, डिस्पेरिनिया, ये सब कॉम्प्लिकेशन इसमें देखे गए हैं। कुछ पेशेंट्स में ड्राई वजाइना हो जाता है और लुब्रिकेशन कम भी हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा देखा जाता है जब कोई पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर डॉक्टर के पास से ना ले। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट आप कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं तो प्लास्टिक सर्जन से ही करवाएं। पोस्ट ट्रीटमेंट जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं डाइट के बारे में, हाइजीन के बारे में, मेडिसिन के बारे में, वो अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं कम है। अब हम जानेंगे नॉन सर्जिकल ऑप्शंस फॉर अ वजाइनल रिजुविनेशन के बारे में। उसमें है एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस, लेजर्स, उसमें है CO2 एंड इंडियक लेजर, उसके बाद हाईफ्यू और अल्ट्रासाउंड। और बाकी जो नॉन एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस उसमें हम PRP कर सकते हैं, फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बोटॉक्स यूज कर सकते हैं। जो एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं उसका प्रिंसिपल ये है कि एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस म्यूकोजा पे माइक्रो ट्रॉमा करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि इट स्टिमुलेट्स द कोलेजन फॉर्मेशन इन बॉडी, और जो कोलेजन है वो बनने के बाद जो वजाइना है उसकी लैक्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और उसका जो म्यूकोजा है वो हेल्दी हो जाता है और लुब्रिकेशन बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे कि एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस जो है वो प्रोसीजर क्या है। तो जब पेशेंट ओपीडी में आता है तो उनका रूटीन चेकअप किया जाता है, उनके कैप्समियर वगैरह टेस्ट किए जाते हैं, पेशेंट का काउंसलिंग होता है, यानी ये ऑफिस प्रोसीजर है जो डॉक्टर क्लिनिक में ही करते हैं। एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस जब यूज़ करते हैं तो उसके दौरान पेशेंट को कभी कभी इरिटेशन होता है, पेशेंट को थोड़ा सा गर्म महसूस हो सकता है वजाइना में, तो ये पेशेंट को ध्यान में रखना चाहिए। प्रोसीजर होने के बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी कब रिगेन कर सकते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी एनर्जी बेस्ड डिवाइस प्रोसीजर होने के बाद आपको मिनिमम 3 to 4 डेज सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं रखनी है, क्योंकि जो म्यूकोजा रहता है उसका हीलिंग प्रोसीजर चालू रहता है। उसके बाद आप रूटीन सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हो। एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो डिपेंड ऑन द कंसल्टेंट एंड डिपेंड ऑन द मशीन एंड डिपेंड ऑन द एनर्जी दे यूज फॉर अ ट्रीटमेंट रहता है। जो पेशेंट जनरली देखते हैं कि जो कम से कम 3 से 4 बार तो एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है और उनको धीरे धीरे रिजल्ट्स आना चालू हो जाते हैं। जो एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है उसके पेशेंट को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो इसमें आपका लुब्रिकेशन मेंटेन हो जाता है, पेशेंट को सेक्सुअल एक्टिविटी में ऑर्गेजम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसके बाद पेशेंट को
स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का जो प्रॉब्लम रहता है वो कम हो जाता है और पेशेंट को इन जनरल एक्सटर्नल जेनिटल कॉस्मेटिक अपीयरेंस इंप्रूव हो जाता है। जो आगे देखा जाता है कि वजाइनल रिजुवेनेशन प्रोसीजर जो है वो परमानेंट है क्या, तो एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं उसके बाद जो वजाइनल रिजुवेनेशन प्रोसीजर होता है इसके लिए आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। जनरली 6 मंथ्स और 1 ईयर को हमें मेंटेनेंस करना जरूरी है। नॉन सर्जिकल वजाइनल रिजुवेनेशन प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, तो कभी कभी पेशेंट में रेड डिस्चार्ज हो जाता है, येलो डिस्चार्ज हो जाता है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है अगर प्रोसीजर एसेप्टिक के लिए नहीं किया है तो, और पेशेंट को कभी कभी बर्न्स हो सकते हैं अगर एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस प्रॉपरली यूज ना किए। डिलीवरी के बाद वजाइनल रिजुवेनेशन प्रोसीजर हमें कब करवाने चाहिए? सर्जिकल और नॉन सर्जिकल वजाइनल रिजुवेनेशन प्रोसीजर्स जो है वो डिलीवरी के बाद आप 3 महीने के बाद करवा सकते हो। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि सर्जिकल प्रोसीजर्स और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में ज़्यादा फायदेमंद कौन सा है? तो आपको एक ध्यान में रखना चाहिए कि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है वजाइनल रिजुवेनेशंस के वो सुपरफिशियली म्यूकोजल लेयर तक वजाइना को कवर करके टाइट करते हैं, लेकिन जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है उसमें मसल स्ट्रेंथनिंग भी किया जाता है, इसकी वजह से वजाइनल टाइटनिंग ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है कि हमें वजाइनल रिजुवेनेशन प्रोसीजर होने के बाद क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि पेशेंट जो प्रोसीजर करवा चुके हैं उनका ऐसा कहना है कि उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ा है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, खुद को देखने का उनका नज़रिया बदल गया है, उनको सेक्सुअल एक्टिविटी और जो सेक्सुअल प्रोसेस है उनमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो पेशेंट है उनमें वजाइनल लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, पेशेंट का स्ट्रेस यूरिनरी कॉन्टिनेंस जो रहता है, यूरिन का लीक होना वो कम हुआ दिखाई देता है। जो वजाइनल लैक्सिटी है वो कम हो जाती है, जो लूजनेस है वजाइना का वो कम हो जाता है और कॉस्मेटिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द जेनिटलिया है वो इन जनरल इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपको वजाइनल रिजुवेनेशन के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या हमें मेल कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।